हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि कल क्लास 7th का कल आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है हिस्ट्री का। और ये आज आपका सेकंड चैप्टर यानी राजा और उनके राज्य। आज हम लोग पढ़ेंगे राजा और उनके राज्य, जो कि सेकंड चैप्टर है 7th क्लास का एनसीईआरटी का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा लेसन। तो दूसरा लेसन है आपका राजा और उनके राज्य। तो देखिए इसमें क्या है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। यानी जो ये आपका मैप है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कौन से शासक कहाँ कहाँ शासन करते थे। उसके बाद है आपका नए राजवंशों का उदय। यानी जब नए राजवंश का उदय हुआ तो कैसे हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा व स्वामी के लिए उपहार लाएं, उसके दरबार में हाजिर लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के सामंत अपने आप को महासम्मत मंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। उसके बाद है इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। यानी जो शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान यानी दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उन्हें हराया और हिरण्य गर्भ यानी शाब्दिक अर्थ जो कि सोने का गर्भ होता है नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जनता क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियवत प्राप्त कर लेगा। और कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का प्रयोग किया। और मिसाल के तौर पर कंदा मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार की हर्षचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर अस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। उसके बाद है आपका राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन कैसे होता था। तो इन नए राजाओं में से कईयों में महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। उसके बाद है आपका इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। उनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। अब देखिए 400 कर क्या होता है। 400 उसके बाद है आपका यानी 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। इससे अधिक उल्लेखित कर है वेदी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जब जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद है आपका ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बने, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन अहोदों पर होते थे। उसके बाद है आपका प्रशस्तियां और भू अनुदान। प्रशस्तियां और भू अनुदान क्या है। तो प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश यानी सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई है, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। उसके बाद जो नागभट्ट की उपलब्धियां हैं वो आपको पढ़नी है।
कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, यानी जो क्लास 6 में आपने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी उसके बारे में पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र सेधव विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स्य या मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया था। उसके बाद राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्र पर अभिलिखित होते हैं जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। उसके बाद देखिए भूमि के साथ साथ क्या किया जाता था। तो यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया। इन भूमि पर ये चीज़ें हैं जो फलदार वृक्ष हैं, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह एवं गांव, बौबे, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, खोज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह उससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूला जा सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते हैं, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते हैं। इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो सके। ठीक है, उसके बाद है आपका 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। उन्हें कल्लड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। अब देखिए धन के लिए युद्ध कैसे होता था उस टाइम। तो आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। उसके बाद आपका देखिए अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर। इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के रूप में निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहलगाम भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी 1168 से लेकर 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया था। उसके बाद है चोल राज्य। नजदीक एक नज़र से देखते हैं तो उरेयू में से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महातम थे। उरैया की चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय में 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हरा कर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया गया। उसने वहां तंजावुर शहर और निसुब्बसुद्दीन देवी का मंदिर बनवाया। उसके बाद देखिए ये जो आपका मैप दिखा रहा है, ये परिवर्तनशील सीमाएं दिखाई हैं, यानी जो बाद में जो परिवर्तन हुआ था यहाँ पे वो आपकी परिवर्तनशील सीमाएं हैं।
और चोल वंश कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे वो बता रहे हैं। उसके बाद है आपका विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसके राज्य अपने क्षेत्र एवं शक्ति दोनों रूपों से बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था 1985 यानी 985 में राज 1985 में राज सॉरी 985 में राजा बना। उसने इसी ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया। इस अभियानों के लिए उसने एक जलसला भी बनाया था। उसके बाद है आपका भव्य मंदिर और काश्य मूर्तिकला। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया तंजावुर और गंगईकोंड चोलमपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार ही है। देखिए जो ये मंदिर है आपका, ये गंगईकोंड चोलमपुरम का मंदिर है जिसकी छत से क्रम से पतली होती है। उस पर गौर से देखिए, यानी इसकी छत जो है वो बहुत पतली होती है। और जो दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उनको भी देखिए, जो जो पत्थर लगाए गए हैं उनको आप देखिए। उसके बाद है आपका चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बने। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च करती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालावाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्यज्ञ और इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं था, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेषता कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती थी। उसके बाद है आपका ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। उसके बाद है कृषि और सिंचाई। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से संभव हुई है। जैसे कि आप मानचित्र दो देख सकते हैं, गौर से देखिए कि कावेरी नदी घाटी से मिलने से कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गई है। ये शाखाएं बार बार पानी उछालती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेष यानी चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। उसके बाद है आपका हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। इन इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए जो पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी के इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। और जो ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है जिसके साधारण के सबसे इसे अलंकृत किया गया है। इस पर गौर दीजिए, यानी जो ये प्रतिमा है ये चोल वंश की प्रतिमा है। उसके बाद देखिए ये आपका है 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार। होज से नदी की शाखाओं में पानी का प्रवाह को उसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इसे पानी से खेत सींचे जाते होंगे। और उसके बाद है आपका स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है। ऐसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाता है। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधि में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई थी। उसके बाद साम्राज्य का प्रशासन, यानी साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी संचित क्षेत्र के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान, अरैया यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। उसके बाद है आपका भूमि के प्रकार कैसे कैसे थे। तो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई क्या था? तो गैर ब्राह्मण किसान भूमि की स्वामी। ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो दान दी गई थी। देवदान यानी तिरुमठकन्नी तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचल्कदम यानी जैन धर्मों को दान में दी गई भूमि। उसके बाद है हमने देखा कि
ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मण्य प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवाज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे होता है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती हैं। उनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते हैं उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को या समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। उसके बाद है आपका अभिलेख और लिखित सामग्री क्या है। तो अभिलेख और लिखित सामग्री देखिए आपका, तो यह है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और मैदान होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। उसके बाद है जिसने अपने या अपने संबंधियों से खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभिलेखों से राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पुराणम से एक उदाहरण मिलता है कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों यानी छोटी छोटी झोपड़ियों से अट्टा पड़ा पुलैया जैसा एक समूह, जैसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था। इसमें ओछी किस्म के पेशों में लगे खेती मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों से छोटे मुर्गियां झुंडों में रहते थे। ये गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। मारूद पड़ी की छाया में एक मजदूरी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जो शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए, और नारियल के पेड़ों के बीच के नीचे जमीन में बने हुए छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पोप फटने से पहले तगड़े यानी पुलाया या बहुवचन को दिन का काम ना करने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान काटती लहराकर बालों वाली पुलैया स्त्रियों के गाने की आवाज़ कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।